गंगा तरंगरमणी यजटाकलापं गौरी निरंतर विभो सितवाम भागम नारायण प्रियमनंगमदापहारम वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी के ऑनलाइन प्रशिक्षण केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। विविध समसामयिक योग के अंतर्गत हम लोग वैज्ञानिक योग विचार भाग 1 पढ़ चुके हैं। आज हम लोग वैज्ञानिक योग विचार भाग 2 के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। एक भारत के उत्कृष्ट वैज्ञानिक के जन्मांक चक्र पे हम लोग देखेंगे कि उसके जन्मांक चक्र में वैज्ञानिक होने का योग कैसे दर्शाता है। पिछली कक्षा में हम लोगों की चर्चाएं हुई थी। जो मुख्य योग कारक हैं, जो ग्रह कारक हैं, इन सारे बिंदुओं पे हम लोग की चर्चाएं हुई थी। वैज्ञानिक योग कब बनता है, किस स्थान से बनता है, किस ग्रहों के संबंध से बनता है, इन सारे बिंदुओं को समझना और उसको देखना, तब यह आपके लिए सुगम होगा जब आप उसके एक एक बिंदुओं को चक्र बना के उस पर बैठा के उसका अवलोकन करेंगे, देखेंगे, समझेंगे, कुछ वैज्ञानिकों के जन्मांक चक्र को रखेंगे, तब आपको यह पता चलेगा कि इस व्यक्ति की कुंडली में इस तरह का योग है। वैज्ञानिक योग ज्योतिष शास्त्र में जब भी बनेगा, वैज्ञानिक वही व्यक्ति बनता है जिसकी बुद्धिमत्ता बहुत अधिक होगी, जिसकी तर्क शक्ति बहुत अधिक होगी। और बुद्धिमत्ता और तर्क शक्ति को देने वाला जो कारक ग्रह है वह है बुध। जब बुध को देखेंगे कि बुध की क्या स्थिति है, किस स्थान विशेष पे वो बैठ के किस तरह का संबंध बना रहा है, तब हम यह निर्धारण करेंगे कि बुध की शुभ स्थिति हो और शुभ ग्रहों के साथ संबंध बनाता हो तो वैज्ञानिक योग की संभावना होती है। तो इसको बस समझने के लिए एक सामान्य पीछे से आपको यहाँ लाने के लिए, प्रवेश के लिए हमने बताया कि बुध बुद्धिमत्ता और तर्क शक्ति का कारक, गुरु ज्ञान और उच्च शिक्षा का कारक। जब ज्ञान होगा, उच्च शिक्षा होगी, तभी वो वैज्ञानिक बनेगा। दसम भाव को जोड़ा, कर्म स्थान को जोड़ा। दसम भाव कर्म, कैरियर, प्रतिष्ठा से संबंधित जो भाव है, वहां पे शुभ ग्रहों की स्थिति का होना, बुध या गुरु का संयोग हो जाना, ये वैज्ञानिक योग का निर्माण करता है। फिर पंचम और नवम को बताया। पंचम क्या है? बुद्धि। नवम क्या है? उच्च ज्ञान। शुभ ग्रहों का प्रभाव, कुंडली में यदि शुभ ग्रहों का प्रभाव, चंद्रमा का प्रभाव कैसा है, उसको हम देखेंगे। इन सारे बिंदुओं को जब हम देखेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, तभी जाके यह निर्धारित हो पाएगा कि जातक की कुंडली में वैज्ञानिक योग विचार है कि नहीं है। वैज्ञानिक योग विचार में विशेष करके कुछ और चीज़ों को हमको ध्यान देना है कि जिसे हम यह समझ सकें कि इस जातक की कुंडली में इस तरह के योग बन रहे हैं कि नहीं। आइए हम आप लोगों को भारत के एक ऐसे वैज्ञानिक की कुंडली पटल पे ला रहे हैं कि जिससे आप लोगों को यह सुविधा होगी कि आप जिससे यह समझ पाएंगे कि इस व्यक्ति की कुंडली में विशेष क्या है।
यह भारत के एक ऐसे उत्कृष्ट वैज्ञानिक की जन्म कुंडली है कि जिसको आप देखें कि इसमें वैज्ञानिक योग का निर्माण कैसे हो रहा है। यह उस व्यक्ति का जन्मांक चक्र है। अब इस जन्मांक चक्र को जब हम बना लेंगे तो यह ध्यान देंगे कि उसका लग्न क्या है। जो वैज्ञानिक का जन्मांक चक्र है, जन्म कुंडली है, उसका लग्न कर्क लग्न है। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2 और 3। यह उस व्यक्ति का जो है यह जन्मांक चक्र है जिसमें गुरु बैठा हुआ है लग्न में। गुरु लग्न में बैठा है, केतु, सूर्य और बुध। केतु, सूर्य और बुध। केतु और सूर्य और बुध बैठे हुए हैं तृतीय स्थान में। चंद्रमा बैठा है, मंगल बैठा है चतुर्थ में। ये स्पष्ट नहीं हो रहा है आपको, थोड़ा सा हम और बड़ा कर दे रहे हैं कि जिससे आपको ये पता चले कि इसमें कौन, ये 6 की संख्या हो गई। 6 नंबर में 3 ग्रह बैठे हैं। पहला बुध, दूसरा सूर्य और एक केतु। 3 ग्रह जो हैं ये तीसरे घर में बैठे हुए हैं। शनि जो है वह 9वें में मतलब षष्ठ स्थान में बैठा है और राहु बैठा है यहाँ पे भाग्य स्थान में। इसके बाद से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3, 3, 6, 1, 7। अब बचा कौन? चंद्रमा। चंद्रमा यहां बैठा हुआ है। अब शुक्र, मंगल और शुक्र दोनों यहां बैठे हैं। अब जाके हो गया मंगल और शुक्र। यह उस वैज्ञानिक की कुंडली है जो भारत का उत्कृष्ट वैज्ञानिक हुआ है। तो हमें यह ध्यान देना है कि जो हमारी विषय वस्तु कह रही है कि सबसे पहले जो है वह किसी भी जातक की कुंडली में बुध का मजबूत होना। बुध का मजबूत होना इसलिए कि बुध जो है वो बुद्धिमता और तर्क शक्ति का कारक है। बुध का मजबूत होना, बुध 2 चीजों का कारक है, तर्क शक्ति और बुद्धिमता। अब जो बुध है, सबसे पहले तो हम बुध को देखेंगे कि बुध यहाँ पे कहाँ पे है। तो बुध हमारा अपने उच्च का होके, अपना स्वगृही होके, अपने मूल त्रिकोण का होके पराक्रम स्थान में बैठा हुआ है और सूर्य के साथ बैठा हुआ है। तो इन दोनों को जब हम ध्यान देंगे कि यह दोनों यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो यहां से अब देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इसकी दृष्टि कहां पड़ रही है? भाग्य स्थान पे। सबसे मुख्य यह ध्यान दें। सूर्य की दृष्टि कहां पड़ रही है? भाग्य स्थान पे।
गुरु की दृष्टि कहां पड़ रही है? भाग्य स्थान पे। तो यहां पे शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है और स्थान किसका है? गुरु का। गुरु अपने घर को पंचम और नवम दो दृष्टि से देख रहा है और दोनों जगह की दृष्टि उसकी शुभ है। अब यह ध्यान हमें देना है कि बुध के साथ साथ गुरु, बुध गुरु दोनों को तो ही देखना था। तो बुध क्या हुआ? बुध मजबूत स्थिति में है, पराक्रम में होके और भाग्य स्थान को देख रहा है। सूर्य जो है वह भाग्य स्थान को देख रहा है, केतु भी देख रहा है। लेकिन अब यहां पे यह ध्यान देंगे कि इनके देखने के साथ साथ जो देव गुरु है वह यहां से बैठ के अपनी दृष्टि पंचम और नवम पे दे रहा है। तो पंचम जो है यह किसका घर है? मंगल का। नवम किसका है? गुरु का। तो जो सूर्य देख रहा है अपने मित्र के घर को देख रहा है, जो बुध देख रहा है वो शुभ ग्रह बन के देख रहा है, गुरु देख रहा है वो अपने मित्र के घर को पंचम, अब पंचम से पंचम अपने मित्र के घर को देख रहा है गुरु। अब मंगल जो है, मंगल के घर पे गुरु की दृष्टि, वो भी अपने मित्र के घर को देख रहा है। तो यहाँ पे बहुत ही बढ़िया एक वैज्ञानिक योग बन रहा है कि शुभ ग्रह का पंचम और नवम पे देखना और उच्च का हो के गुरु अपने घर को देख रहा है। तो अपने घर को देखने का मतलब कि भाग्य स्थान का जो स्वामी है, जो भाग्येश है, जो बृहस्पति है, वह उच्च का होके लग्न स्थान में बैठना, केंद्र में बैठना, यह बहुत बड़ी बात है। अब बुध को भी हमने देखा, गुरु को भी देखा। जो बुद्धिमत्ता का कारक है वो भी मजबूत स्थिति में है, और जो ज्ञान का कारक है, उच्च शिक्षा का कारक है, वह स्वयं लग्न में उच्च का होके बैठ के शिक्षा पंचम और नवम पे उसकी दृष्टि है। क्या पूछना? दसम भाव की बात की जा रही है। तो दसम भाव को हम जब देखेंगे तो यह दसम भाव मंगल का है। मंगल की दृष्टि अपने घर पे पड़ रही है, तो चतुर्थ दृष्टि उसकी सप्तम में, चतुर्थ दृष्टि सातवें घर पे, और उसकी सातवीं दृष्टि कर्म स्थान पे पड़ रही है। और जो कर्मेश है वह मंगल स्वयं है। तो जो कर्मेश है उसकी दृष्टि पड़ने से क्या है कि वह और मजबूत है। मंगल पंचमेश है और कर्मेश है, तो एक जगह कर्म स्थान पे मंगल की स्वयं की दृष्टि पड़ रही है, शुक्र की दृष्टि पड़ रही है जो भी शुभ ग्रह है, और चंद्रमा यहाँ घर पे बैठा हुआ है उसका नीच का होके। लेकिन यह है कि मंगल का यह है घर, तो जो पंचमेश और जो कर्मेश है वो मंगल है। तो पंचमेश पे कर्म स्थान और भाग्येश, तो गुरु का संबंध बन रहा है दो जगहों पे, एक जगह पे मंगल का संबंध बन रहा है। तो इसलिए जो कर्मेश है, जो दसम भाव है, वह भी स्ट्रांग है। और दूसरी बात यह कि उसको कोई शुभग्रह देख रहा है, शुभग्रह की दृष्टि पड़ने से और भी वो मजबूत हो रहा है। अब हम ध्यान दें पंचम और नवम भाव की, जो बुद्धि और उच्च शिक्षा का है। तो जो पंचम का मालिक है, पंचम का मालिक कौन है? मंगल। यह बैठा है चतुर्थ घर में, और जो नवम का मालिक है वो है गुरु। अब इसमें सबसे बड़ा कारक गुरु हो गया कि पांचवी दृष्टि से मंगल के घर को देख रहा है, और नौवीं दृष्टि से वो अपने स्वयं के घर को देख रहा है।
तो यहाँ पे जो भागेश है वो स्वयं गुरु है, आज जो पंचमेश है वो मंगल है। तो मंगल जो है वह अभी केंद्र में बैठ के अपने घर पे उसकी दृष्टि पड़ रही है। शुक्र अपने मूल त्रिकोण का होके, शुक्र स्वगृही होके मूल त्रिकोण का होके चतुर्थ भाव में बैठ के सप्तम भाव पे अपनी दृष्टि दे रहा है, और गुरु पंचम और नवम पे दृष्टि दे रहा है। तो इससे यह स्पष्ट हो रहा है कि लग्नेश, पंचमेश और नवमेश तीनों की मजबूत स्थिति होने से यहाँ पे वैज्ञानिक योग का प्रबल कारक योग बन रहा है, जिससे यह जातक बहुत ही बड़ा वैज्ञानिक बनेगा। उसके बाद से शुभ ग्रहों का प्रभाव, शुभ ग्रहों के प्रभाव में हम देखेंगे तो किसी भी शुभ ग्रह को देखा जाए तो चंद्रमा बैठा है मंगल के घर में, यह अपनी 7वीं दृष्टि दे रहा है लाभ भाव पे। गुरु लग्न में बैठ के पंचम, नवम और सप्तम 3 पे दे रहा है। उसके बाद से शुक्र को देखा जाए तो शुक्र अपने मूल त्रिकोण का होके स्वगृही होके कर्म स्थान को देख रहा है। तो जो भी कारक ग्रह हैं, इस योग के जो कारक हैं, वह अपने दृष्टि से, आस्थान से और अपनी विशेष दृष्टि से इसका पूरा पूरा लाभ इस जातक को दे रहे हैं। यह जातक शुरू में तो नहीं, लेकिन जीवन के अंतिम पड़ाव पे, जीवन के अंतिम क्षण में यह बहुत उच्चस्थ पदों पर तक जाएगा, और यह साइंटिस्ट होते हुए ऐसे पद को पाएगा कि जो संपूर्ण जो क्षेत्र होता है, उस क्षेत्र को अलग अलग भागों में बांटेंगे, उन सारे क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व एक तरह से कमांड अपने हाथ में रखने वाला होता है। तो इसका जो मुख्य वैज्ञानिक होने का कारण है कि उसकी बुद्धिमत्ता, उसका पराक्रमेश जो है। अब इस पे ये चक्र आप लोग समझ लिए, इसमें 3 बिंदु है। कुंडली भी लगभग सबको याद हो गई होगी कि कर्क लग्न की कुंडली है, और 3 को हम सबसे पहले देखेंगे, बाकी तो बताया। सबसे पहले उन्होंने बताया कि हम देखेंगे बुध को। बुध क्या है? पराक्रमेश है, और अपने घर का मूल त्रिकोण का अश्वगृही होकर बैठा है। गुरु क्या है? गुरु लग्न में बैठा है, पंचम और नवम पे उसकी दृष्टि है। उसके बाद से देखेंगे शुक्र। शुक्र अपने मूल त्रिकोण का होकर स्वगृही होकर बैठा हुआ है चतुर्थ भाव में। विशेष करके हम यह देखेंगे कि जो जातक की कुंडली में है पराक्रमेश, पराक्रमेश और षष्ठेश, और भागेश, यह ध्यान देने योग्य चीजें हैं कि पराक्रमेश, षष्ठेश, भागेश, इसके साथ साथ हम देखेंगे कर्मेश। कर्मेश के बाद लाभेश। अब देखिए कितना रोचक बना कि ऐसे किसी भी जातक की कुंडली में, जिस जातक की हम लोग कुंडली देख रहे थे, अब यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि इसकी कुंडली में कितना बढ़िया एक संयोग देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे जो भी स्थितियां बन रही। पराक्रमेश इसका कौन है? बुध। अब बुध बैठा कहाँ है? अपने घर का, अपने उच्च का होकर अपने मूल त्रिकोण का। तो बुध क्या है? स्ट्रांग है। उसके बाद से हम देखेंगे षष्ठेश।
षष्ठेश कौन है? गुरु। गुरु केंद्र में उच्च का होकर बैठा है और पंचम और नवम दृष्टि, सातवीं दृष्टि वह दे रहा है। तो इस नाते पंचम और नवम पे उसकी जो दृष्टि पड़ रही है, एक अपने स्वगृह पे पड़ रहा है, एक अपने मित्र के गृह पे पड़ रहा है, मंगल के घर पे पड़ रहा है। तो गुरु भी क्या है? ये भी स्ट्रांग है। षष्ठेश और पराक्रमेश मजबूत हो गए। अब बात आती है भाग्येश की। भाग्येश कौन है? गुरु। भाग्येश गुरु है। गुरु की भी स्थिति मजबूत है, क्योंकि केंद्र में लग्न में उच्च का होकर बैठा है, मूल त्रिकोण को देख रहा है। केंद्र में बैठ के मूल त्रिकोण को देख रहा है, तो इससे बेहतर क्या चाहिए? भाग्येश हो गया। अब बात आती है कर्मेश की। कर्मेश जो है वह कौन है? तो मंगल। और उसके साथ जो लाभेश है वो है शुक्र। अब यह ध्यान देने की जरूरत है कि बुध, गुरु, गुरु, मंगल और शुक्र। बुध क्या हो गया? पराक्रमेश हो गया, जो तीसरे घर में बैठा है। गुरु लग्न में बैठा है उच्च का होके, और गुरु अपनी पांचवी दृष्टि पंचम पे और नौवीं दृष्टि, मतलब कि मंगल और बृहस्पति दोनों के स्थान को देख रहा है। पंचम और नवम जो पंचमेश है वह मंगल है, और जो भाग्येश है वह गुरु है। अब मंगल कर्मेश है, और इस पे शुक्र, कर्मेश, मंगल चतुर्थ भाव में बैठ के अपने घर को देख रहा है, और शुक्र वहीं अपने मूल त्रिकोण, अपने उच्च का, अपने स्वगृही होकर वहां से उस कर्म स्थान को देख रहा है। तो यह देखने से यह ऐसा प्रतीत होता है कि यह जो जातक है, इस जातक की कुंडली में जो ये त्रिकोण है, इस त्रिकोण को जिसको हम सबसे शुभ मानते हैं, तो यहाँ पे जो गुरु बैठा है, यह गुरु अपनी यहाँ से पांचवी दृष्टि दे रहा है। किस पे? पंचम पे। और यहाँ से नौवीं दृष्टि दे रहा है भाग्य स्थान पे। गुरु यहाँ बैठ के पंचम और नवम पे दृष्टि दे रहा है। यही सबसे विशेष यह योग निर्धारण कर रहा है कि यह जातक जो है यह उच्च शिक्षा लेगा और उच्च शिक्षा में हमेशा जागरूक रहेगा। उसके बाद हम यह ध्यान देते हैं कि जो बुध है, गुरु तो मजबूत है ही, इसके साथ साथ जो बुध है वह बुध भी क्या है? पराक्रमेश है। पराक्रमेश होने के साथ साथ सूर्य के साथ अपने घर का, उच्च का, मूल त्रिकोण का, स्वराशि का होना। तो गुरु और बुध का उच्च का होना यही सबसे बड़ा कारक है कि यह जातक वैज्ञानिक बना। वैज्ञानिक बनने का सबसे मुख्य यह कारक ये हो गया कि जो बुध है, जो बुद्धिमत्ता का कारक है, जो तर्क शक्ति का कारक है, जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण में वृद्धि करता है, वह बुध पराक्रम स्थान में उच्च का होकर बैठना और साथ में गुरु का मतलब ज्ञान और उच्च शिक्षा का मजबूत होना, दोनों ग्रहों का उच्च होना और दोनों का दृष्टि विशेष, ऐसी दृष्टि पड़ना कि जो इस जातक को विशेष प्रकार से यह वैज्ञानिक बनाने का श्रेय देता है। इस तरह से जिस किसी भी व्यक्ति की कुंडली में अगर इस तरह के ग्रहों का निर्धारण हो, इस तरह के ग्रहों का योग बने, अगर बुध गुरु मजबूत हो, लग्नेश मजबूत हो, लग्न में शुभग्रह बैठा हो, पंचम और नवम की स्थिति ठीक हो,
तो ऐसे जातक को हम यह जरूर बताएंगे कि वह आगे चल के वैज्ञानिक बनेगा और उच्च स्तर का वैज्ञानिक बनेगा। आज की कक्षा यहीं संपन्न करते हैं। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।